नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और चलिए सीधा आपको मुंबई के घाटकोपर लिए चलते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। तो ये मुंबई के घाटकोपर की सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं रोड शो की। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। आज कई जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया और अब पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई के घाटकोपर में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोगों का हुजूम पहुंचा है पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई ताबड़तोड़ रैलियां की और रैलियों में विपक्ष पर हमलावर नजर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए। तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए जनता का। और पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे आगे बीजेपी महिला कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ती हुई, धीरे धीरे काफिला आगे की तरफ जा रहा है। मुंबई में मुख्य मार्ग से होते हुए ये काफिला गुजरेगा। घाटकोपर में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। इससे पहले सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जम करके हमला बोला और कई सारे आरोप भी विपक्ष पर लगाए। आप देखिए कि जो जनता का हुजूम है वो सड़कों पर नहीं बल्कि घरों की छतों पर, बालकनी में खड़ा हुआ भी आपको नजर आएगा। और ये सभी लोग पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कई जगह पर जनसभा को संबोधित किया। अब रोड शो कर रहे हैं, मेगा रोड शो है ये मुंबई के घाटकोपर में। और आपको बता दें कि रोड शो को लेकर के पहले से ही एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, कई रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। रोड शो ये चल रहा है, सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 5वें चरण के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में धुआंधार चुनाव प्रचार पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के डिंडोरी के बाद मुंबई के कल्याण इलाके में भी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। पहले डिंडोरी में, फिर कल्याण इलाके में भी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर हमलावर नजर आए और अब घाटकोपर में रोड शो चल रहा है। तो देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटकोपर में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन रोड शो से पहले महाराष्ट्र के डिंडोरी में चुनावी रैली में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक जो है वो वोट बैंक है। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों को तरजीह नहीं देती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस नीति को हमने सीएम रहते हुए जबरदस्त विरोध भी किया था जब हम सीएम हुआ करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश के सारे जो बजट है वो 15% सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, जो देश का बजट है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने डिंडोरी में भी शिवसेना पर हमला बोला और उद्धव गुट को नकली शिवसेना कहते हुए हमला किया। कांग्रेस कभी भी विकास की बात नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। इनके लिए विकास का मतलब है सिर्फ उन लोगों का विकास जो उन्हें वोट देते हैं। कांग्रेस किस कदर हिंदू मुसलमान करती रहती है और मैं लगातार इसको एक्सपोज करता हूं। और जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए।
अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, और यह उदाहरण इतिहास में दर्ज है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है कांग्रेस में तो मेरी इस बात का देश को जरा जवाब दें। नहीं देंगे वो। इनकी तो हालत ऐसी है। मुझे बताइए, आपके घर में आपको कभी आपके माता पिता, अगर आपने दादा, उन सबको देखा हो तो उनको याद करने के लिए क्या आपको एल्बम खोलना पड़ता है क्या? अपने माता पिता को याद करो, एल्बम खोलो तब याद आते हैं क्या? इनकी तो हालत ये है कि अपने माता पिता को याद करने के लिए एल्बम खोल के देखना पड़ता। अच्छा, ये है। ये नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे, जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। पुरुलिया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष पर पुरजोर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, काम करने का तरीका बदल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि अब राजनेता मेवा नहीं खाते हैं, राजनेता अब मोदी जी के नेतृत्व में सेवा करते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चला रहे हैं, लेकिन INDIA गठबंधन के लोग मजबूर सरकार चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई, परिभाषा बदल गई, चाल ढाल बदल गया, काम करने का तरीका बदल गया। अब राजनेता मेवा नहीं खाता, राजनेता मोदी जी के नेतृत्व में सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है और देश को परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम नारायण शुक्ला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को पार करने की स्थिति में है, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट के कारण ही पाखंडिया गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने जिक्र किया है। पाखंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर से भाजपा पर संविधान को बदलने का बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही प्रेम शुक्ला ने आगे कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए शरीयत लॉ का जो कानून है वो लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पर बदल चौथे चरण के मतदान के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को चौथे चरण के मतदान में ही पार करने की स्थिति में है। इसके कारण पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट के कारण ही पाखंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हजरत राजीव गांधी ने 1985 में
संविधान पर शरीयत लादने का कुकर्म किया था और संविधान पर शरीयत लादने का जो कांग्रेस का इरादा है वो बारंबार प्रकट हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की आत्मा को कुचलने के इरादे से सन 2004 में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। तो वहीं पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हावड़ा में पदयात्रा निकाली है, जिसमें कि हजारों की तादाद में ही टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के बनर्जी जमकर के चुनाव प्रचार करती हुई इन दिनों नजर आ रही है। सीएम ममता लगातार बीजेपी पर हमलावर भी है। बीजेपी भी इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में लगातार सभाएं कर रही है। पीएम से लेकर के कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा था। तो वहीं एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने वैशाली में भव्य रोड शो किया है। रोड शो में भारी संख्या में एलजेपी और एनडीए समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। चिराग पासवान का रोड शो लालगंज के तिनपुलवा चौक से शुरू हुआ था। रोड शो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जलालपुर गांव में पहुंचा, जहां चिराग पासवान ने स्वतंत्रता सेनानी बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और उनके परिवार वालों से मिलकर के वोट देने की अपील भी की। इस दौरान लोगों ने चिराग पासवान पर जमकर के फूलों की बारिश की। चिराग पासवान के रोड शो के दौरान लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन करते हुए चिराग पासवान जो है वो नजर आए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओडिशा के कटक में पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में बीजेपी के समर्थकों का जन सैलाब देखने को मिला। रोड शो के दौरान शाह ने लोगों का हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। आपको ये भी बता दें कि कटक में छठे चरण में वोटिंग होनी है। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी ने कटक में जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अमित शाह के रोड शो में बीजेपी समर्थकों ने खासा उत्साह भी बीजेपी समर्थकों के चेहरे पर देखने को मिला। कटक क्षेत्र के में बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो 2019 में यहां बीजू जनता दल को जीत मिली थी। यहां के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। हालांकि यहां से 6 बार के सांसद भृतहरि मेहताब बीजेडी छोड़ करके अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मेहताब यहां बेहद ही लोकप्रिय चेहरे हैं, लोकप्रिय नेता हैं। तो उधर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अभिषेक बनर्जी ने रोड शो किया है। इस रोड शो में भारी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने हिस्सा लिया। उनके चेहरों पर उत्साह भी देखने को मिला। रोड शो बैरकपुर में बोरोपोल से जफरपुर तक पहुंचा है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी कार की छत पर बैठ करके लोगों को हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इसी के साथ ये भी बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से टीएमसी उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस ने आज गरीबों को 10 किलो मुफ्त राशन हर महीने देने की घोषणा की है। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है अभय दुबे ने, सुनिए। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, आज एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है 10 किलो फ्री राशन देने का, तो आपको नहीं लगता बहुत देर हो गई है? 3 फेज अब बचे हैं, पहले ही मैनिफेस्टो में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए था। ठीक, देखिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आज आदरणीय खड़गे साहब ने किया है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। सब लोग एक मत हुए इस बात को लेकर कि हमको देश की जनता को 10 किलो अनाज देना चाहिए, 5 की अपेक्षा प्रति व्यक्ति। इसका दोहरा लाभ देश को मिलेगा। न सिर्फ हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को राशन पहुंचाएंगे, अपितु इसमें प्रिक्योरमेंट भी बढ़ जाएगा। जो किसानों से खरीद है वो भी सरकार की बढ़ जाएगी। तो पहले जैसे हम 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का कानून लेकर आए थे, उसका भी लाभ हुआ था कि हमारा प्रिक्योरमेंट बढ़ा था। तो अब ये दोहरा लाभ देश को मिलने जा रहा है। देर हुई क्या इसको अनाउंस करने में? नहीं, देखिए ये घोषणा
लागू तो हमको चुनाव के बाद ही करनी है। तो ये सिर्फ मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रश्न नहीं है, देश के हित का भी प्रश्न है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज ही सही इसकी हमने घोषणा की और हम इसको तुरंत लागू भी करेंगे। तो ये अभय दुबे बता रहे थे कि जो अनाउंसमेंट कांग्रेस ने किया है इससे गरीबों को किस तरह से फायदा होगा। ये एक बड़ी घोषणा हुई है आज, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं थी, कि 10 किलो फ्री राशन गरीबों को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा, हालांकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ कई शिकायतें भी की थी, लेकिन आज खुद कांग्रेस इस बात को मान रही है कि ये जरूरी है और मोदी सरकार जितना दे रही है गरीबों को राशन, उससे 2 गुना राशन वो गरीबों को देंगे। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो वहीं बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को लेकर के ईसी के पास पहुंचा था ये प्रतिनिधिमंडल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हम चुनाव आयोग के पास आए हैं और इसका कारण है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बार बार चुनाव आयोग के ध्यान में एमसीसी के उल्लंघन को लेकर आए थे, जो कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल लगातार कर रही हैं। चिंता की बात है ये है कि कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है, बार बार चुनाव आयोग के संज्ञान में मामला लाने के बाद भी। तो आज हम एक बार फिर से यहाँ पर एक साथ आए हैं और हमने उनके सामने 22 ऐसे उदाहरण रखे हैं। हमने उन्हें एक बार फिर से बताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे उल्लंघन होते रहेंगे और देश को नुकसान भी होगा। एक बहुत बड़ा, बहुत सीरियस विषय है जो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखा, और ये विषय जो है हमारे सैनिकों के बारे में। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 तरह के सैनिक बनाए हैं। 2 तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब का बेटा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवारों का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं, और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय। रायबरेली में कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह से पूछिए कि 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ है। प्रियंका गांधी इतने पर ही चुप नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ वायदे करती है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम अपने वायदों को पूरा करके दिखाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में और प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार की कमान यहां पर संभालती हुई नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो रायबरेली में चुनाव प्रचार लगातार प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही हैं। वो कैसी गारंटी थी? उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए। वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज? उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए। वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुस्लिम आरक्षण पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि SC, ST और ओबीसी कोटे से मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का सवाल नहीं है। इसको अहमियत मत दीजिए। हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। ये सरासर झूठ है। ये और एक झूठ बोला, जिंदगी में तो झूठ बोलते ही आए गए, ये एक एडिशनल झूठ है, तो इसको कोई महत्व मत दो आप। हम तो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तुम तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई नैतिक हक नहीं रिजर्वेशन के बारे में बोलने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में 80 सीटें जीतने के दावे पर प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने अपने दावे से सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 89 सीटों पर इंडी गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी को हार मिल रही है। अखिलेश यादव इतने पर ही चुप नहीं हुए। उन्होंने आगे दावा ये किया है कि बीजेपी की कहानी पुरानी हो गई है, इनकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता है अब।
किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। दिखाई दे रहा है आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दिए हैं। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चुनावी माहौल के बीच पीओके और राम मंदिर अहम मुद्दा बन गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक बार फिर से पीओके का मुद्दा उठाया है। शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और इस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पीओके की मांग ना करिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? राहुल गांधी को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के सम्मान की बात करके उनकी पार्टी के लोग क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही शाह ने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया और कहा कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने को लेकर के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव का और चुनाव के परिणामों का 2 दृष्टि से बहुत महत्व है। जो भी सरकार चुनकर आए उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो और सरकार स्थिर और पूर्ण बहुमत की हो, क्योंकि सरकारें अंततोगत्वा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के आधार पर चुनकर आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप जो चुनाव में जा रहा है, उसका घोषणा पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है। और स्थिरता न केवल देश, दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड़ की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है। तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह एक शॉर्ट साइट, उनकी जो बहुत कम दूर की दृष्टि होती है, इससे देखकर इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया है। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं स्थिर सरकारें देश को ताकत देती है, स्थिर सरकारें निर्णायक कदम उठाने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें गरीबों को कल्याण करने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के खतरों को कुचल देने के लिए मददरूप होती है और स्थिर सरकारें देश के एजेंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने में भी बहुत सहायक होती है। ममता बनर्जी जी ने अपनी एक कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार
से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेशखाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई। एक रिकॉर्ड है, मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो, जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। एक जमाने में केरल में भी हिंसा होती थी, परंतु केरल की हिंसा मारपीट वाली होती थी। तो गरीब लोगों को आप फांसी पे लटका दोगे, जिंदा जला दोगे। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। मैं तो आपकी चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे दृश्य ढूंढ लीजिए फांसी चढ़ने वाले और जिंदा जलने वाला एक आदमी अपना वीडियो कर अपील करता है, मैं तो अब जलकर मरने वाला हूं, आप इस शासन को बदलिए। पर इलेक्शन कमीशन ने 7 फेजेस में चुनाव किए थे, सेंट्रल फोर्सेस इतने भेजे गए हैं, फिर भी हो रहा है ये। देखिए, इस बार पहली बार चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हो रही, मगर गत चुनाव में भी चुनाव के दरमियान कम हिंसा हुई। जीतने के बाद ममता जी ने हिंसा का तांडव खेला और कहिए हमारी तो शपथ ही नहीं हुई। तो वैक्यूम पीरियड जो है उसका वो उपयोग करती है। मैं मानता हूं वैक्यूम पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि शपथ के बाद तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक वैक्यूम पीरियड है इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने। देखिए, पीओ को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है क्योंकि पूरे कश्मीर का मर्जर भारतीय संघ के साथ हुआ है। वो अधिकार को कैसे लेना
वो भारत का सवाल है, वहां के मिसमैनेजमेंट का सवाल नहीं। कि राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। पर जब आपके सिर्फ आपके नहीं, जब भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो कैंपेन्स होते हैं तो नारे तो लगते हैं, जो राम मंदिर लेके आया हम उन्हें लेके आएंगे। देखिए, वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर। आप इन्हें देखा होगा, मंच पर से नहीं लगते, नहीं, जनता में से लगते हैं। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं है, कि इन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छेड़ कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, न्यायालय के सामने किसी न किसी स्तर पर पड़े हैं, लंबित है। न्यायालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब न्यायालय एक डिस्प्यूट को सीज कर सुनवाई कर रहा है, मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करनी चाहिए। न्यायालय को अपना काम करना। राम मंदिर में हमने न्यायालय के फैसला आने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का फैसला किया। रायबरेली में आपने प्रचार किया, वहां पर आपने कहा कि जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने अपना एमपी लैड फंड्स जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी किया है। अगर किया तो फिर उसमें क्या बुराई है? आपके वाक्य को ही मैं एलोबरेट कर, सिर्फ माइनॉरिटी पर आपत्ति है, बाकी के वोटर आपके नहीं है क्या? टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? इतना ही छोटा सा सवाल है। वहां पर जो आपका कैंडिडेट है उसका स्टेचर गांधी फैमिली के मुकाबले थोड़ा कम नहीं है क्या? आप एक किसी और कैंडिडेट को वहां पर, देखिए, मैं 9 साल का था तब नारे लगाता था इमरजेंसी के खिलाफ। थोड़ा बड़ा हुआ, हम आसाम के नरसंहार के लिए नारे लगाते थे। आसाम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। स्ट्रेचर देश की जनता बनाती है, कहीं जन्म लेने से नहीं बनता है स्मिता जी। हम सब सामान्य परिवार से जन्म लिए हैं, हमने जनता ने बड़ा किया है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? और मेरी बात याद रखिए, आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रेचर कम है, वो दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने चुनाव जीत कर आए। वहां पर प्रियंका गांधी जब कैंपेन कर रही है, वो भी इमोशनल अपील कर रही हैं कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पिताजी को लेके आई थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनको मारा गया था। ही वॉज इन पीसेस, उन्होंने ये कहा। उन्होंने अपनी दादी का जिक्र किया कि हमारे परिवार ने भी खून बहाया है इस देश के लिए। तो हम पे क्या इल्जाम लगाते हैं आप? हमको क्या सिखाते हैं देशभक्ति? नहीं, हम नहीं सिखाते उनको। सिखाया तो उनको जाता है जो सीख सकते हैं। हम कहाँ सिखाते हैं भाई? हमारा कोई ऐसा गुरु नहीं है कि वो देशभक्त नहीं है, हम अकेले देशभक्त हैं। सबने अपने देश के लिए काम करना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि मुझे कहा जाता है कि मेरा परिवार यहाँ आता नहीं है रायबरेली में। यहाँ पे तो मैं आती हूँ, गृह मंत्री को कैसे पता कि मैं यहाँ आती हूँ कि नहीं आती हूँ? क्योंकि आपने कहा था सार्वजनिक है भाई।
आपके ही लोग बता देते हैं, एनआई वाले ही बता देते हैं। मत बताइए आप, अगर उनको आपत्ति है तो, मुझे कैसे पता चला हो। गांधी परिवार जो है वो अमेठी में नहीं लड़ा, रायबरेली में लड़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। वो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती। वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं है। राहुल गांधी से आपने 5 सवाल पूछे थे, क्या उम्मीद है कि वो जवाब देंगे? अब वो बड़े लोग हैं भाई, मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने सार्वजनिक रूप से पूछा है, मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए। आप उन्हें बड़े लोग कहते हैं, उन्होंने तो कहा कि हम डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी समझती है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब बहुत बड़े लोग हैं, वो डिबेट नहीं करेंगे गांधी परिवार के किसी भी। मैं तो आपके साथ डिबेट ही कर रहा हूँ, मैंने उनको आपके साथ बैठकर ऐसे डिबेट करते हुए नहीं देखा है। तो अमित शाह का इंटरव्यू आप सुन रहे थे, इसका कुछ हिस्सा और बाकी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए सुनवाते हैं बाकी का इंटरव्यू गृह मंत्री अमित शाह का, और क्या कुछ कहा है खास बातचीत में। चाइनीज गारंटी मैंने टिकाऊपना के आधार पर कहा है, ये सच नहीं होता है। मैं बताता हूँ, मैं अभी तेलंगाना गया था, वहाँ की महिलाएं राह देख रही हैं कि हमारा 12,000 रुपया कब आएगा। वहाँ के किसान 2 लाख के कर्ज माफी की राह देख रहे हैं। वहाँ की बच्चियां स्कूटी की राह देख रही हैं, जो रेवंत रेड्डी ने प्रॉमिस किया ना, राहुल जी ने किया था, उनकी गारंटी थी। अब ढूंढ रहे हैं राहुल जी को। वो तो दक्षिण में चुनाव खत्म हो गए, राहुल जी अब उत्तर में आ गए। उत्तर में आ गए, मगर दक्षिण में था तब भी तो वो जाते थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गारंटी का कोई मतलब नहीं है, ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। बीजेपी जहाँ पे कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पर भी आप जीत के आ सकते हैं, क्या ये एक चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, हमारी अपेक्षा है। हमने कश्मीर में 20 साल के बाद शांति करी है, जनता क्यों हमें स्वीकार नहीं करेगी? क्या यही कारण है कि पंजाब में भी आप इस बार बिना गठबंधन के लड़ने वाले हैं? नहीं, इसके कारण से नहीं लड़े हैं, हमारा सीटों के बारे में तालमेल नहीं हो पाया, इसलिए हम बिना गठबंधन से लड़े। क्योंकि ये भी सिक्योरिटी रिलेटेड स्टेट है, यहाँ पर भी आतंकवाद हुआ था एक जमाने में, और सिचुएशन जो है बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी का मसला उठेगा। खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं या नहीं, देख नहीं रहे, लड़ भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं खालिस्तान के सपोर्टर, तो वो नैरेटिव भी चलेगा? नहीं चलेगा, वो तो लोकतंत्र है, सब अपने अपने नैरेटिव से। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव में हिस्सा लेता है, कैसे हम इसको इनकार कर सकते हैं? उसको अधिकार है, जनता को भी अधिकार है अपना नुमाइंदा चुनने का। प्रधानमंत्री जो हैं वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, पटना साहिब भी गए थे, पहले भी जाते हैं, आप भी जाते हैं गुरुद्वारे में। आप सिख वोट को कैसे देखते हैं, पंथिक वोट को? गुरुद्वारा में जाना, इसको सिख वोट के साथ न जोड़िए। सिख गुरुओं ने जितना बलिदान इस देश की परंपराओं के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के धर्म के लिए दिया है, शायद ही किसी ने दिया होगा। आज 10वें गुरु के जन्मस्थान पर मोदी जी जाते हैं तो एक व्यक्ति ने अपने 2 शहजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, 2 शहीद हो गए, वंश ही नहीं बचा। वो व्यक्ति को सम्मान देना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर भारतीय का कर्तव्य। किसके लिए उन्होंने बलिदान दिया? अत्याचार के खिलाफ लड़े हो, धर्मांधता के खिलाफ लड़े हो, कन्वर्जन के खिलाफ लड़े हो, और उनका सम्मान करना न केवल मोदी जी
मोदी जी ने तो अच्छा ही किया है, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसको आप वोट के साथ कृपया मत जोड़िएगा। आप कन्वर्जन की बात करते तो यूसीसी पे आती हूँ मैं। यूसीसी अभी एजेंडा में है या नहीं है बीजेपी निश्चित के? रूप से हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है, यूसीसी हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। पर्सनल लॉज तो राहुल गांधी जी, वो भी एक सवाल है जो आपने पूछा था कि क्या पर्सनल लॉ आने देंगे, तो क्या शरिया कानून, उससे जोड़ा था आपने। नहीं तो क्या, कौन सा पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं? शरिया के मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ तो वो शरिया का ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन है जो अंग्रेजों ने किया था। तो कई सारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं आने देंगे हम यूसीसी, जैसे कि स्टालिन है या फिर ममता जी हैं, क्योंकि यूसीसी आके फिर वो ये तो देखिए स्मिता जी, 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है और इसीलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं, कोई गोपनीय बात नहीं है। पर यूसीसी स्टेट वाइज हो रहा है ना, जैसे ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे सीए दोनों का समान अधिकार है। सीए में एक्सक्लूसिव केंद्र का है, सिविल लॉ में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। मैं वापस उत्तर प्रदेश में आती हूँ। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना क्या बहुत जरूरी है? कि क्योंकि देश में हर सीट जितना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि मैं मेरी पार्टी का एक्सपेंशन चाहता हूँ, मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी को पूरा देश स्वीकार करे, मेरे मन की इच्छा है, इसमें क्या बुराई है? अमित शाह जी, इलेक्शन इंटरफेरेंस पे मैं एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत से जो अखबार हैं, विदेश के अखबार, उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं बीजेपी के तो ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा, और ये एक सीरीज है देखिए, विदेश के मित्रों ने हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश इनफ मैच्योर है, हमारे मतदाता इनफ मैच्योर है। इस देश ने कई सत्ता परिवर्तन, खून का कतरा बहाए बगैर करे। 75 साल में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कभी यहां रक्त नहीं बहा है। बड़े बड़े फैसले लिए हमने, हमारे देश की जनता ने, और सभी राजनीतिक दलों ने इसका सम्मान किया है। ऑटोक्रेसी इस देश में आ ही नहीं सकती। सत्ता का संतुलन हमारे संविधान ने इतने सुंदर तरीके से किया है कि ऑटोक्रेसी आ ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है उसके ऊपर भी कहते हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री इज स्ट्रॉन्ग, वहाँ उनका जो कैबिनेट है वो भी एक मस्कुलर इंटरनल पॉलिसी और मस्कुलर एक्सटर्नल पॉलिसी रखता है। इसके बावजूद चाइना जो है वो हमारी जमीन ले रहा है, पाकिस्तान आंखें हमारी दिखा रहा है। जमीन भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1 इंच भी नहीं गई, ये गलत बात है, गलत नैरेटिव खड़ा किया। चाइना ने जरूर ली है, मगर जवाहरलाल नेहरू के समय में ली, कांग्रेस के समय में ली। मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के शासन में 1 इंच भी जमीन हमारी नहीं गई। तीसरे टर्म में प्रायोरिटीज क्या होंगी? क्योंकि देखिए, हमारा घोषणा पत्र तय है तीसरे टर्म में प्रायोरिटी का, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और हम हमारे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। हमने 14 और 19 के संकल्प पत्र के 92% वादे पूरे किए हैं, और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने स्वयं जिस संकल्प पत्र को अभी घोषित किया है 2024 के आम चुनावों के लिए, उसको भी हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिलहाल 24 के सिंहासन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।